नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग कैप्सूल्स के इस नए वीडियो में। और जैसा कि आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, SBI PO 2020 बैच जो हमारा प्री प्लस मेंस SBI के लिए होने वाला है, SBI PO के लिए उसकी क्लासेस 10 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और अब उसमें बहुत कम सीट बची हैं। इसीलिए ये अनाउंसमेंट मैं एक बार बना रहा हूँ वीडियो से पहले। इसके जो कंटेंट है, लोग मुझसे डाउट में पूछते हैं, उसका फटाफट बता देता हूँ, फिर हम क्लास शुरू करते हैं आज की। हर चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर उसके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ में। क्वांटम कैट बुक है, उसका लेवल 1 2 दोनों चीज़ सॉल्व कराई जाएंगी। ऑल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर हो रहा है। बाइलिंगुअल क्लासेस हो रही हैं, एक वीक में 10+ आवर्स की क्लासेस हैं। सारी क्लासेस लाइव हैं और उस क्लास के बाद में क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दी जाती है, जो लोग मिस कर जाएं या फिर जिनको रिवीजन करना हो उनके लिए। डेली टारगेट, रोज लगभग 100 क्वेश्चंस का डेली टारगेट दिया जा रहा है। साथ ही साथ एक डेडिकेटेड ग्रुप में होंगे आप, जो कि ऑलमोस्ट 20 आवर्स पर डे एक्टिव रहता है। उसमें आपके डाउट सॉल्व किए जाते हैं। और DI जो आप यहाँ पे देखते हैं चैनल पे, मेंस लेवल, प्री लेवल DI, मेंस लेवल DI, अर्थमेटिक प्री और मेंस दोनों उसमें कवर किए जाएंगे। तो अगर आपको एनरोल करना है तो नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाके एनरोल कर लीजिएगा। सीट्स बहुत कम अवेलेबल हैं, 100 सीटर बैच है। जैसे ही पूरी हो जाती है उसके बाद एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो प्लीज़ आप ये काम कर सकते हैं। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि SBI क्लर्क 2019 का जो मेंस का पेपर आया था, तो जैसा कि हम DI सब कर चुके हैं चैनल पे, DI सारे हो चुके हैं। तो अर्थमेटिक जो भी 21-22 क्वेश्चन कुछ आए थे पेपर में, वो सारे के सारे इस सेशन में हम ले लेंगे। तो शुरू करते हैं। कोशिश करूंगा कि एकदम हर क्वेश्चन को एकदम फटाफट नहीं करूं, हर चीज़ समझा दूं आपको। बाकी जो भी डाउट होता है पूछ सकते हैं। देखिए, A spent 30% of his monthly salary on house rent, 40% of remaining on clothing। तो सीधा सीधा है कि सैलरी को आप ऐसे केसेस में 100x मान लो, ठीक है। सैलरी 100x हो गई, तो हाउस रेंट पे कितना चला गया भाई? हाउस पे 30%, 100x का कितना हो जाएगा? 30x। 40% ऑफ रिमेनिंग कितना बचा भाई? इसमें से 70x बच गया, 100 में से 30 गया, 70 बचा। अच्छा, क्लोथिंग पे क्या बोलता है वो कि 40% ऑफ रिमेनिंग मतलब 70x का 40% भाई, रिमेनिंग 70x बचा ना, 100 में से 30 गया, तो 70x का 40% मतलब 28x क्लोथिंग में चला गया। एंड ही डिस्ट्रीब्यूट्स हिज रिमेनिंग मंथली सैलरी अमंग हिज 2 daughters एंड ए सन इन द रेशियो ऑफ 5:4। अब 2 डॉटर और एक सन के बीच में बांटा है और बचा हुआ भाई 100 टोटल थी, 30 ये हो गया, 28 ये हो गया, 58 ये हो गया। बची कितनी अब? 42x बच गई। तो 42x को 5:4 में बांटता है, तो 5 + 5 + 4 कितना होता है? 14। मतलब हर पार्ट का कंपोनेंट कितना हो गया? 3x हो गया भाई। 14 को किस में बांटता है? 42x को 14 कंपोनेंट्स में बांट रहे हैं ना, अलग अलग, तो इसलिए 3x का एक हो गया। तो आगे क्या बोलता है? इफ डिफरेंस ऑफ एज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग, क्लोथिंग पे कितना है भाई? क्लोथिंग पे है 28x। एंड मंथली अमाउंट गिवन बाई A टू हिज सन को कितना मिलता है? 4 रेशियो मिलता है। 4 का 3x से कितना हो जाएगा भाई? 12x बराबर कितना हो गया? 16x। 28 में से 12 गया, 16x। ये इज इक्वल टू दिया हुआ आपको कितना? 24,000। तो सिंपली आपको पता लग गया 16x इज इक्वल टू 24,000 हो गया। ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, x बराबर आ गया आपका 1500। फाइंड एज एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट कौन सा है? 30x, तो 30 इंटू 1500। ये मगर क्या आया? ये आया मंथली। गलती मत कर देना, ये सिर्फ मंथली है। पूछा क्या आपसे? एनुअल इंटू 12 और कर दो, आंसर आ जाएगा 15 और 12 का मल्टीप्लाई करोगे 180 का 3 से करोगे तो 540 और फिर 3 0 और, तो ये हो जाएगा लगभग 5,40,000। दैट मीन्स बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पहले का क्वेश्चन का आंसर हो गया कितना? बी। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस उसमें क्या किया, घुमा फिरा के उसने लास्ट में एक चीज घुमा दी कि मंथली से एनुअल पूछ लिया आपसे। तो कई लोग, हालांकि इसमें ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं है, मगर हो सकता है मंथली टिक कर दो अगर एनुअल पे ध्यान ना जाए तो। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। When 2 cards are drawn randomly from a pack of cards, then find the probability of getting at most 1 ace card। एस कार्ड मतलब इक्का, जिसको आप हिंदी में बोलते हो ना, वो होता है एस कार्ड। देखो, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम, ठीक है। तो अधिकतम एक मतलब 0 भी तो हो सकता है। तो देखो 2 केस बन जाएंगे। केस फर्स्ट क्या होगा? या तो आपके 0 एस आ जाए, मतलब आपने 2 कार्ड निकाले उसमें एक भी एस ना आए। दूसरा केस क्या हो सकता है आपका कि भाई एक एस आ जाए, ठीक है। अब आपने 52 में से 2 कार्ड निकालने, आपको पता है 52 कार्ड होते हैं, तो 52 में से 2 कार्ड निकालिए। 52 C2 से निकलता है, आपको पता है NC2 होता है। 2 चीज निकालनी है रैंडमली, और उसमें भाई इक्के कितने होते हैं आपको पता है ना? एस कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 कलर्स के 4 होंगे। और 48 नॉन एस होते हैं। 48 क्या होता है? नॉन एस होता है। 4 क्या होता है? एस होता है। तो आपको 0 एस चाहिए, तो किस में से निकालना पड़ेगा? 48 में से निकालने पड़ेंगे 2।
भाई 4 में से नहीं निकाल सकते ना कोई भी कार्ड, क्योंकि 0 एस चाहिए, तो एस में से नहीं निकालोगे, तो बच्चे में 48 में से निकालोगे तो 48C2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 1 एस पे जा रहे हो, अब आपको एक एस चाहिए तो एक आपको नॉन एस भी चाहिएगा। क्यों? टोटल 2 पत्ते निकालने हैं ना, 2 कार्ड निकालने हैं, तो एक एस निकालोगे, एक नॉन एस निकालना पड़ेगा। 2 कार्ड तो वही 52C2 से आ जाएंगे। अब उनमें से एक एस चाहिए, मतलब इस 4 में से निकालोगे, इस 4 में से आएगा तो 4C1, इसमें से आएगा बच्चे में से 48 में से तो 48C1। तो अब मैंने हमेशा आपको बताया 2 अलग अलग केस बनते हैं पीएनसी प्रोबेबिलिटी में, तो इनको क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। सिंपली आप ऐड कर दो, एडिशन आपका मैं रेड से लिख के दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो क्या हो जाएगा आपका 48C2 प्लस में हो जाएगा आपका 4C1 इंटू 48C1 डिवाइड हो कितना हो जाएगा 52C2। सॉल्व इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 48 इंटू 47 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 इंटू 48 डिवाइड बाई 52 इंटू 51/2। सॉल्व मैं इसको ऊपर आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ आराम से, खूब स्पेस है अपने पास। भाई सिंपल था, हमने 2 केस बनाए, एक में 0 एस लिया और एक में 1 एस लिया है। इसको सॉल्व में करूँ तो 47 इंटू 24 आएगा यहाँ से, प्लस 48 इंटू 4 आएगा, डिवाइड बाई आएगा 51 इंटू 26। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से और डिवाइड कर दूँ तो ये 2, ये 12, ये हो जाएगा 13। ठीक है, और ऊपर अगर मैं कॉमन लूँ तो 12 कॉमन ले लूँ तो 47 प्लस 8, ठीक है, डिवाइड बाई 51 इंटू 13। 3 से काटोगे ये जाएगा 4 बार, 3 से काटोगे 17 बार, तो कितना बचेगा 4 इंटू 55 डिवाइड बाई 17 इंटू 13। 55 इंटू 4 कितना हो जाएगा 220, और 17 इंटू 13 कितना हो जाएगा 170, और 51 बोले तो 221। तो आपका आंसर आ जाएगा 220 डिवाइड बाई 221। तो आंसर मेरा आ जाएगा ई आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। सिंपली भाई 2 केस निकाले, फर्स्ट केस निकला 0 एस का, सेकंड केस 1 एस का, उसके बाद दोनों केसेस का जो प्रोबेबिलिटी है उसको ऐड कर दिया, 220/221 आपका आंसर आ जाएगा। सेम एसबीआई क्लर्क में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है। क्या बोलता है भाई ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 33 डेज। ए करता है 33 डेज में, ठीक है। C is 3 times more efficient than A। 3 times more efficient than A मतलब C is 4 times efficient than A, ठीक है ना। तो भाई A अगर 33 डेज में करता है और C उससे 4 times efficient है, 3 times more का मतलब 4 times हो गया ना। तो C अगर उससे 3 times मतलब 4 times है, तो C कितने दिन में करेगा 33/4 डेज में कर देगा। भाई मैं एक काम को 2 दिन में करता हूँ और आप बोलते हो कि मैं तेरे से डबल कैपेसिटी वाला हूँ, तो आप 1 दिन में कर दोगे ना, उसको आधा टाइम लगाओगे। तो वो 4 गुना ज़्यादा एफिशिएंट था, तो सी ने उसको क्या कर दिया 1/4 टाइम में ही कर दिया, ठीक है। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी इज टू सी इज 3/2 दिया हुआ है आपको। बी और सी का एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है, तो अगर सी तो बी इज इक्वल टू 3c/2 आ गया आपका एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। तो बी मतलब सी से ज़्यादा एफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो बी कितने दिन में काम कर देगा भाई, सी 33/4 में करता है, तो ये कितना कर देगा उसके 2/3 में कर देगा, इंटू 2/3 कर देगा, क्योंकि एफिशिएंसी 3/2 है। सिमिलरली जैसे इसका 1/4 हुआ था क्योंकि 4 टाइम्स एफिशिएंट था, तो अगर बी 3/2 टाइम्स एफिशिएंट है तो 2/3 डेज में कर देगा। तो 66/12 मतलब इसको 11 से काटोगे तो ये आपका 2 आ जाएगा क्या इधर, तो ये आपका कर देगा 11/2 डेज में कर देगा। बी कर देगा आपका 11/2 डेज में। अब क्या पूछता है आपसे, इफ ऑल 3 स्टार्स वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया भाई, तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे 1/33 प्लस 4/33 प्लस 2/11। इसको सॉल्व कर लो तो 1/33 प्लस 4/33 प्लस 6/33 कितना आ जाएगा आपका आंसर 6 4 10 और 11/33 मीन्स 3 डेज आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो 3 डेज ऑप्शन है क्या, बिल्कुल सही है, सी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। ए बी एंड सी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। पार्टनरशिप बिजनेस में आ गई ये। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी इज 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए, ठीक है। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। बी इज 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए, तो ए का मान लो मैं मान रहा हूँ कि ए ने इन्वेस्ट किया होगा एक्स, ठीक है। और बी ने कितना इन्वेस्ट किया होगा भाई, बी ने 3x किया होगा क्योंकि 3 टाइम्स उसका। एंड रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सी टू दैट ऑफ बी इज 1/2। सी बी से 1/2 है, तो इसका मतलब 3x/2 हो जाएगा सी का, ठीक है। सी टू बी का रेशियो 1/2 आना चाहिए, आ गया। आफ्टर 11 मंथ्स क्या होता है भाई, आफ्टर 11 मंथ्स ऑल 3 विड्रू रुपीज बाई,
इसने भी y निकाल दिया, इसने भी y निकाल दिया, इसने भी y निकाल दिया। इफ रेशियो ऑफ सीज प्रॉफिट शेयर टू टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज 35:129। कैलकुलेशन बहुत दिक्कत देगी यार, ये बहुत गंदी कैलकुलेशन आई है। तो सी का प्रॉफिट जो है डिवाइड बाय टोटल प्रॉफिट है वो 35/129 है, तो बताना क्या है, देन फाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए टू बी बताना है। चलो ठीक है, तो अगर सी का मैं प्रॉफिट रेशियो निकालूँ, देखो क्या होगा, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है भाई, टाइम इनटू मनी, ठीक है, टाइम इनटू मनी होता है इन्वेस्टमेंट में, डिवाइड बाय टोटल टाइम इनटू मनी। तो अगर मैं सी की बात करूं यहाँ पे, तो देखो एक सेकंड दीजिएगा, तो सी का अगर मैं बात करूं, देखो तो सी की तो 3x/2 आपका कितना टाइम रहा होगा, 11 मंथ्स तक। भाई ये सम तो 11 मंथ तक उसने लगाया है, प्लस अब बाकी एक मंथ के लिए क्या हुआ होगा, बाकी एक मंथ के लिए ये माइनस वाई हो गया ना, इतना निकाल लिया था, तो बाकी एक मंथ के लिए 3x/2 माइनस वाई इंटू 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय टोटल सम कितना होगा भाई, टोटल x के लिए कितना हो जाएगा, ये 11x आएगा पहले तो 11 मंथ्स के लिए x, ठीक है, प्लस फिर से x माइनस वाई एक मंथ के लिए। इसी तरह से b के लिए कितना हो जाएगा, 3x इंटू 11 33x हो जाएगा, प्लस 3x माइनस वाई इंटू 1 लगेगा, फिर वापस वो सी का 3x/2 इंटू 11 लग जाएगा, प्लस 3x/2 माइनस वाई एक मंथ के लिए। ये आपका पूरा सी का प्रॉफिट पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो ऊपर कितना हो जाएगा 33x/2 और कितना हो जाएगा 3x माइनस 2y डिवाइड बाई 2, ठीक। नीचे कितना हो जाएगा, ये 33x से 11x, ये हो जाएंगे 44x ये हो गया, प्लस 33x/2 प्लस अब ये 3 ये x, ये 3x 4x प्लस 3x/2, तो 4x प्लस 3x/2 माइनस में कितना हो जाएगा 1y 2y और 3y, तो माइनस का आपका हो जाएगा 3y। इसको भी हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं सॉल्व करने पे जाऊँ तो कितना हो जाएगा, ऊपर 33x 3x माइनस 2y, एलसीएम उसका ये मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा, इसको छोड़ दो, नीचे भी 4 को, चलो इसको लिख लेते हैं 4, डिवाइड बाय नीचे अगर करूँ तो 44 प्लस 4 48, ठीक है, 48 और ये कितना हो जाएगा 33 और 3 कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ से आएगा 18 और 48 आपको कितना हो जाएगा 66, तो 66x माइनस 3y यहाँ से आ गया। तो ये आपकी कॉमन इक्वेशन बन रही है। बाकी सारी कैलकुलेशन में हटा दे रहा हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ खाली, ठीक है। इसमें गलती नहीं आनी चाहिए हमारी। कैलकुलेशन मुझे लग रहा था वो कैलकुलेशन काफ़ी टफ पड़ने वाली है इस क्वेश्चन की, तो देखते हैं, देखिए क्या है इसमें आगे। ब्लैक से लिख लेता हूँ, पेन चेंज कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो आपको। तो 33x 3x माइनस 2y, ऊपर ये कैलकुलेशन 33x थोड़ी आएगा, बार बार 33 होगा ना मल्टीप्लाई में शायद, ये एक बार देख लेते हैं। 33x का आ जाएगा उधर से, अच्छा ये ऊपर प्लस का है ना यार, वही तो मैं कह रहा हूँ ऊपर गड़बड़ कैसे हुई है भाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं, यहाँ पे प्लस में है ना ये, ठीक है। तो 33 ये बाई 4 नहीं होगा, ऊपर वाले को सही कर दे रहा हूँ एक बार मैं। ऊपर क्या हो जाएगा भाई आपका 33x/2 प्लस 3x/2 हो जाएगा आपका कितना 36/2 18x माइनस कितना हो जाएगा आपका y हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ऊपर कैलकुलेशन बनेगी आपकी, वो मल्टीप्लाई में नहीं होगा भाई। ये देखो 33x/2 और ये 3x और डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 18x और माइनस में 2y/2 माइनस y आ जाएगा, और नीचे कैलकुलेशन इस तरह से रहेगी। तो 18x माइनस y डिवाइड बाई 66, वही मैं कह रहा था काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गया था, दिक्कत हो जाती है स्क्वायर में। अब ये काम ठीक लग रहा है थोड़ा सा, ठीक। तो अगर आप साथ साथ कैलकुलेट कर रहे हो तो आप करते जाओ आगे कैलकुलेशन, और नहीं कर रहे हो तो देखते जाओ फिर एक बार देखिएगा। अगर मैं इसको आगे लिख लूँ एक बार, मैं क्या लिख लेता हूँ 18x माइनस वाई डिवाइड बाई 66x माइनस 3y, ये इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है भाई 35/129 दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ कितना हो जाएगा 129 इंटू 18x माइनस 129y इज इक्वल टू, अब मैं इसको आगे सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। हिम्मत कर रहा हूँ, कैलकुलेशन पेपर में अगर ऐसे कैलकुलेशन आया तो मत ही करना भाई, मगर मेरा काम है कराना इसलिए कर रहा हूँ, बाकी पेपर में आप फंस मत जाना ऐसी कैलकुलेशन में। ये फिगर देखते भाई कटता नहीं है, जो नंबर ये बड़ा सारा आ गया तो यहीं दिक्कत रुक जाना चाहिए था आदमी को। -105y, ठीक है।
तो 129y उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24y इज इक्वल टू 129 इंटू 18, ये आपका -35 इंटू 66, ये x, ठीक है। अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो करो हिम्मत, 6 से काट लेता हूँ, ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 3 बार और ये जाएगा 11 बार। अब थोड़ा इजी हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू ये 7, 2 12 36 और 2 38, 387 माइनस 35 और 11 हो जाएगा आपको कितना, 350 और 35, 385x। अच्छा, तो 4y बराबर आपका 2x आ गया, तो x बराबर 2y आ गया, x इज इक्वल टू 2y आ गया, रिलेशन आ गया। चलो मेरे पास x इज इक्वल टू 2y आ गया। अब मुझे क्या निकालना, अब इसको हटा सकता हूँ पूरी कैलकुलेशन को, x इज इक्वल टू 2y आ गया। अब मैं इस कैलकुलेशन को आराम से हटा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, आगे पूरा इसके साथ खेल सकता हूँ। x इज इक्वल टू 2y मेरे को पता है, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ x की जगह, तो मेरा काम काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पूछा क्या है, a और b का रेशियो। देखो a डिवाइड बाई वो पूरा a प्लस बी प्लस सी निकालोगे, फिर b डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस सी निकालोगे। इससे अच्छा क्या कर दो, डायरेक्ट a बाई बी का निकाल लो, जो भी आएगा। तो a बाई बी का अगर मैं निकालने जाऊँ तो a का कितना हो जाएगा भाई, x इंटू में 11 प्लस वापस से x माइनस वाई इंटू 1, ठीक है। इसी तरह से अगर b का निकालने जाओगे तो कितना हो जाएगा, 3x इंटू में 11 प्लस 3x माइनस वाई इंटू में 1 इज इक्वल टू x की जगह 2y रख दो, 2y रखोगे तो ये 22y प्लस वाई डिवाइड बाई x की जगह 2y रखोगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा 66y, ये वापस कितना हो जाएगा प्लस 5y, तो कितना हो जाएगा 23y डिवाइड बाई 71y। सॉल्व करोगे 23/71 आंसर आ जाना चाहिए। 23/71 मतलब डी आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा था क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इसका, और बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। बाकी सिंपल पार्टनरशिप का फॉर्मूला था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन का पार्ट में दिक्कत थी, वो थी हमको संभालनी पड़ेगी, बाकी तो कोई इशू नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बातें, देखिए क्या है। ये तो हमारा इजी सा वेसल आ गया शायद। अ वेसल कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1, ठीक है। 3x और x मान लिया, ये मिल्क है, ये वाटर है, ठीक है। व्हेन 80 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, 80 लीटर मिक्सचर जाएगा तो भाई जाएगा भी वो 3:1 में ही। इनका रेशियो अगर 3:1 में है तो वो जाएगा भी, 80 भी 3:1 में जाएगा, तो 80 में से -60 तो यहाँ से जाएगा, -20 यहाँ से जाएगा, सिंपल सी बात है। एंड कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाई मिल्क, मिल्क मतलब 80 मिल्क बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। 80 को निकालोगे तो 3:1 में जाएगा, क्योंकि 3:1 में मिल्क और वाटर कंपोनेंट है, और रिप्लेस किससे हुआ, मिल्क से हुआ, तो मिल्क में 80 कर दिया। तो फाइनली कितना बच गया, यहाँ पे बचेगा कितना 3x प्लस 20, 80 माइनस 60, 80 माइनस 60 20, 3x ऊपर से, यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 20 हो गया, अब क्या बोलते हैं आपको, x माइनस 20 हो गया ना, 20 कम हो गया तो। मिल्क बिकम 700% ऑफ वाटर इन द वेसल, मिल्क मतलब 3x प्लस 20, ये रहा भाई। वाटर कितना x माइनस 20, ये रहा x माइनस 20, ये कितना 700% मतलब 7/1। सॉल्व कर लो, 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 7x माइनस 140, तो 4x इज इक्वल टू 160 आ जाएगा, ये आएगा ना 4x 160 आ जाएगा, तो x बराबर 40 आ जाएगा। पूछा क्या है, फाइंड ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ वेसल, 3x प्लस x 4x, ओरिजिनल क्वांटिटी 4x है भाई, ये वाला 3x और ये वाला x 4x क्वांटिटी ओरिजिनल है, तो 4 इंटू 40 कितना हो जाएगा 160, ये रहा 160 आंसर। ये इजी क्वेश्चन था। अब आपको पेपर में ये इजी क्वेश्चन पिक करने पड़ेंगे भाई, टिपिकल कैलकुलेशन वाले अरिथमेटिक में मत घुसना, छोड़ते जाना जैसे पिछला क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 2/5, ठीक है। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी टू दैट ऑफ सी इज ये, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सी टू दैट ऑफ डी इज ये। इफ डी इज 11 ईयर्स यंगर देन बी, देन फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए, ठीक है भाई। ए ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो अगर आपसे डी के बारे में पूछा है बी के कंपैरिजन, तो डी को ही सबसे पहले एक्स मान लो, एक कैलकुलेशन तो एटलीस्ट इजी कर ही लो। अब ए को अगर एक्स मानोगे तो फिर वो बी सी डी काफी दिक्कत देंगे, तो वो हमको बाकी चीजें दिक्कत दें, इससे हम क्या करते हैं ना, देखो भाई डी को मान लेता हूँ एक्स। अब होता क्या ना, ए को अगर एक्स मानते फिर बी कुछ और आता, रेशियो से सी कुछ और आता, डी कुछ और आता, कैलकुलेशन टफ पड़ती। जब आपको पता है कि फाइनल स्टेटमेंट में डी पूछा है और बी पूछा है, तो इन्हीं दोनों में से किसी एक को एक्स मान लो, एक कैलकुलेशन तो ईजी हो एटलीस्ट, ठीक है। तो मैं डी को क्या करता हूँ, मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक। तो डी को मैंने मान रखा एक्स, यहाँ पे बोला क्या है, सी और डी का रेशियो क्या है भाई, सी और डी का रेशियो 12/13 है, ठीक है। तो ठीक है, डी को 13x मान लेता हूँ, ज़्यादा ईजी हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो डी को मैं 13x मान रहा हूँ, तो सी कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा भाई, आराम से 12/13 आ जाएगा। अब क्या बोला, बी से सी का रेशियो 25/18 है, बी टू सी कितना है 25/18 है, सी की वैल्यू कितनी है भाई 12x है,
तो ये 2x हो जाएगा, या 3 हो जाएगा, तो b कितना आ जाएगा आपका 50x/3। तो b की वैल्यू लिख देता हूँ 50x/3। a टू b का रेशियो कितना दिया है 2/5। a ये 50x/3 2/5, ये कटेगा 10x टाइम्स, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20x/3 आ जाएगी, 20x/3 आ जाएगी। तो a की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 20x/3। ठीक है जी। अगर 20x/3 a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, तो अब तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जो पूछा आप निकाल के रख दो, आराम से कर लो सॉल्व। सिंपली इस रेशियो में डाल दिया मैंने वैल्यूज को, और वैल्यूज को इस रेशियो में डाल दोगे तो पूछा क्या, d इज 11 ईयर्स यंगर देन b। b की वैल्यू कितनी 50x/3 माइनस d कितना 13x, इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ 11 ईयर्स। तो 50x माइनस 39x इज इक्वल टू 33। दैट मीन्स 11x इज इक्वल टू 33, x आ गया 3। पूछा क्या, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ a, कितनी हो जाएगी 20। सिंपल। ये तो मतलब आप देख रहे हो रेशियो और एजेस पे 2 क्वेश्चन तो अपन ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। तो यस, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव अपीयर्ड इन एसबीआई क्लर्क मेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 60 मीटर। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बोले तो ऐसा होता है। ठीक है, बोल रहा है इसका आज बड़ा अच्छा बन गया ना ड्राइंग। पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 60 मीटर। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का सम हो गया। ठीक है, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 25 मीटर। तो हाइपोटेन्यूज 25 दिया हुआ है, टोटल 60 बताई हुई तीनों की लेंथ। ठीक है, हाइपोटेन्यूज 25 है, तो बाकी साइड्स कितनी हो जाएगी 60 माइनस 25 35 हो जाएगी। ठीक है, तो एक को आप मान लो x है, एक को मान लो 35 माइनस x है, तीनों का सम मिला के भाई 60 चाहिए। एक 25 है तो बाकी को x और 35 माइनस x बोल दिया। ठीक है, इस बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज द स्मॉलेस्ट साइड। बेस को बोल रहा है स्मॉलेस्ट साइड है, ये स्मॉलेस्ट साइड है। ठीक है, तो बताओ लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। देखो अब अगर मेथड से करना है तो आप इसमें पाइथागोरस लगा लो, उससे x की 2 वैल्यू आएंगी, उन दोनों में से जो छोटी होगी वो जो बड़ी होगी वो x बना लेना, 35 माइनस x छोटी होगी उसको बना लेना। सिंपल, एक तो पाइथागोरस लगा सकते हो, एक आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए भाई 25 जब हाइपोटेन्यूज है तो उसका पेयर क्या बनता है 25 का 20 और 15 से बनता है भाई। इसका स्क्वायर 625, इसका 400 होता है, इसका 225 होता है। इन दोनों का सम कितना होता है 625। तो ये तो आपको पता लग गया। बाकी की साइड 20 और 15 है, 35 में फिट भी होता है। देखो 35 माइनस 20 और 15 भी आता है। तो पूछा कि आपसे स्मॉलेस्ट साइड पूछी है, दोनों साइड 20 और 15 होंगी, स्मॉलेस्ट साइड कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप करके देखना है तो वैसे भी कर लो। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 625। ये करने में भैया 2 क्वेश्चन का टाइम चला जाएगा, इसलिए अपन ने वैसे कर लिया। ठीक है, तो 15 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा है। क्योंकि बाकी दोनों साइड क्या होंगी 20 और 15 होंगी, तो एक्स की वैल्यू आपकी 20 हो जाएगी। तो 35 माइनस एक्स आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, जो कि स्मॉलेस्ट है। हमसे स्मॉलेस्ट ही पूछा, दैट इज 15 मीटर। चलिए 8th क्वेश्चन बात है, क्या बोलता है। फॉलोइंग क्वेश्चंस आर अकम्पनीड बाय 2 स्टेटमेंट्स, यू हैव टू डिटरमाइन व्हिच स्टेटमेंट्स इज और आर सफिशिएंट नेसेसरी। अच्छा, डेटा सफिशिएंसी आ गया, क्वेश्चन अगली साइड मिल जाएगा। डेटा सफिशिएंसी आ गई। ठीक है, देखते हैं डेटा सफिशिएंसी का काफी लोगों को डर लगता है, हम देखते हैं कैसे होता है। क्या बोलता है, लेट टी बी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन ए बैग, बॉल्स आर ऑफ 3 कलर्स ब्लैक व्हाइट रेड, फाइंड टी। और 2 स्टेटमेंट दिए हुए। ठीक है, तो भाई क्या बोलता है वो, ब्लैक बॉल है आपके पास, व्हाइट बॉल है आपके पास और रेड बॉल है। ये तो क्वेश्चन, ये तो विदाउट स्टेटमेंट आपको इतनी बात तो दी है। ठीक है, ये तो अलग से लिख लिया करो कि जो स्टेटमेंट में नहीं है। और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है आपके पास, टी है। अच्छा, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, व्हेन 1 बॉल इज ड्रॉन देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल इज 1/6, a red ball is 1/6 and a white ball is 2/3। तीनों प्रोबेबिलिटी जोड़ो 1 आ रहा है, 2/6 और 4/6 1 आ रहा है। अच्छा, तो इससे तो आपको टी की वैल्यू का कोई आइडिया नहीं लगेगा ना भाई, प्रोबेबिलिटी से क्या पता लगेगा। तो स्टेटमेंट 1 अलोन से तो कुछ नहीं पता लग रहा। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, 1 white ball is lost and a ball is drawn। अच्छा, ये बोल रहा है एक काम करते हैं हम लोग भाई, ब्लैक बॉल आप मान लो कि 1/6 आ रही है, तो टोटल बॉल टी है, तो ब्लैक बॉल आप मान लो t/6 है। ठीक है, वाइट मान लो आप 2t/3 है और ये है t/6। ठीक है, बॉल्स का नंबर मान लिया भाई, बॉल्स का नंबर मानना पड़ेगा ना अपने को। तो इफ सिंपली भाई ब्लैक बॉल आउट ऑफ टोटल टी बॉल बराबर 1/3 है, ऐसे मान लिया, तो ब्लैक कितनी हो जाएंगी t/3 हो जाएंगी। तो ब्लैक को t/3 मान लिया इस तरह से। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है, ब्लैक आपकी ये टोटल कितनी है 1/6 आ रही थी प्रोबेबिलिटी, तो इसलिए ब्लैक को t/6 मान लिया, इसी तरह से रेड को t/6 मान लिया, इस तरह से को 2t/3 मान लिया। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रही है, इफ वन वाइट बॉल इज लॉस्ट, तो ये वाइट बॉल है, एक को लॉस करवा दिया मतलब टोटल, तो पूछ रहा है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ वाइट बॉल इज 8/23। देखो एक वाइट बॉल लॉस हो जाएगी तो कितनी बचेगी, वाइट बॉल 2t/3 - 1 बचेगी, ब्लैक कितनी t/6 है, रेड कितनी t/6 है, ठीक है। ये सेकंड स्टेटमेंट का केस है जब एक वाइट बॉल क्या हो गई है, लॉस हो गई है। तो नॉट गेटिंग ए वाइट बॉल, जब एक बॉल निकाली गई है, एक बॉल निकाली गई है मतलब t-1 C1 होगा भाई, टी में से एक बॉल तो कम हो गई ना, वाइट बॉल लॉस हो गई तो t-1 बॉल ही बची, तो आउट ऑफ t-1 निकलेगी, तो हमने t-1 लिख लिया। नॉट गेटिंग ए वाइट बॉल मतलब या तो ये बॉल निकल जाए या फिर ये बॉल निकल जाए, बस ये वाली बॉल ना निकले, तो t/6 + t/6 कितना हो जाएगा आपका t/3। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई 8/23, क्या हो जाएगा t/3 t-1 = 8/23। आई थिंक इसे सॉल्व करोगे तो आ ही जाएगा, 23t = 24t माइनस कितना हो जाएगा 24, 8t - 8 तो 24t - 24, अगर सॉल्व करने जाओगे 24 = t आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट अगर साथ में यूज़ करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा टी का, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि भाई सेकंड स्टेटमेंट खाली लोगे तो उसमें आपको बाकी चीज़ों की प्रोबेबिलिटी नहीं पता लग रही है, तो आपने इसकी प्रोबेबिलिटी यूज़ की और इसका ये 8/23 यूज़ किया, तब जाके आपका t = 24 आ गया, तो ये क्वेश्चन हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाता। इसीलिए आपका क्या आ गया भाई कि भाई बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक। चलिए क्या क्वेश्चन बोलता है ये, शिवम एंड दीपक इन्वेस्टेड इन अ पार्टनरशिप बिजनेस इन द रेशियो 4:5, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं, इसलिए सबसे पहले इसको तो साइड में लिख ही लेना चाहिए क्योंकि ये तो हमेशा रहेगा। तो शिवम का 4x है, इसका दीपक का 5x है, ठीक। अच्छा, फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ शिवम, शिवम का प्रॉफिट शेयर निकालना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो आपको टाइम अगर पता लग जाए तो आप प्रॉफिट शेयर निकाल सकते हो। देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है। फर्स्ट स्टेटमेंट, शिवम इन्वेस्टेड ₹12,000, ठीक है। शिवम ने अगर ₹12,000 इन्वेस्ट किए हैं शिवम ने, ठीक है, तो साथ ही साथ आपको ये भी तो पता लग गया ना दीपक ने कितना किया होगा। अगर शिवम ने 12,000 किया तो दीपक ने 15,000 किए होंगे, क्योंकि रेशियो तो 4:5 मेंटेन करना ही करना है ना भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो शिवम इन्वेस्टेड 12,000, दीपक इन्वेस्टेड 15,000 भी आपको पता लग गया क्योंकि 4:5 आपको दिया हुआ था। अच्छा, एंड पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ शिवम एंड दीपक इज 10 months and 4 months रेस्पेक्टिवली। इसने 10 month के लिए किया है, उसने 4 month के लिए किया है। तो पूछा क्या है, फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ शिवम। अच्छा, अब प्रॉफिट शेयर अगर आपको निकालना है तो कितने महीने के लिए निकालना है, ये तो समझ में आ ही नहीं रहा ना। उसने 10 month के लिए किया, उसने 4 month के लिए किया, आपसे ये तो बताया नहीं कि एनुअल निकालना है कि भाई पीरियडिक निकालना है, ये तो कुछ आपको बताया नहीं ना भाई कि साल के एंड में बताना है, 10 महीने में बताना है, 4 महीने में बताना है, तो ये तो हो नहीं पाएगा इससे। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रेशियो ऑफ पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ शिवम एंड दीपक इज 5:2। अच्छा, मतलब ये बोल रहा है कि शिवम ने अगर 5t टाइम तक लगाया है तो दीपक ने कितना लगाया, 2t टाइम लगाया, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट भी आपको पता है कितना कितना था, इसका 4x था, इसका 5x था। ये तो रुपीज हो गया, ये टाइम हो गया, है ना। अच्छा, एंड दीपक प्रॉफिट शेयर, दीपक का प्रॉफिट शेयर भाई कितना हो जाएगा, देखो ना शिवम का कितना हो जाएगा, देखो शिवम का प्रॉफिट शेयर कितना हो जाएगा, 5t × 4x बोले तो वो कितना हो गया 20, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 20 प्लस इसका 10, 2 × 5, ठीक है। भाई t और x को मत लिखो ना, वो तो कट ही जाएंगे ऊपर नीचे, क्या मतलब है 2/3। इसी तरह से दीपक का 1/3 आना चाहिए, दीपक का टाइम इंटू रुपीज देखो कितना हो जाएगा 10, 5 × 2 डिवाइड बाय वापस हम 30, मतलब दीपक का कितना आ गया 1/3 आ गया। भाई मैंने ये t और x नहीं लिखे, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया रुपीज और मनी को, आपको पता है पार्टनरशिप में एक क्वेश्चन और हम कर चुके हैं इस तरह का। तो ये 2/3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। बोला क्या, दीपक का प्रॉफिट शेयर 12,000 रुपये कम है शिवम से, मतलब 2/3 - 1/3 बोले तो 1/3 बराबर 12,000 आ गया, 1/3 इंटू जो भी प्रॉफिट रहा होगा टोटल, है ना। तो प्रॉफिट आपको पता लग गया कितना है, 36,000 है। पूछा क्या आपसे, पूछा था आपसे प्रॉफिट शेयर ऑफ शिवम, शिवम का कितना हो जाएगा 36,000 का 2/3 मतलब 24,000। तो सेकंड स्टेटमेंट इज सफिशिएंट फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। सेकंड से अकेले से आंसर आ जाएगा, सेकंड से अकेले से आंसर आ जाएगा, फर्स्ट से नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट में क्या है ना, फर्स्ट में आपको बताया नहीं कि कितने मंथ का आपको निकालना है, 4 महीने का निकालना है। भाई इसमें 2 अलग अलग इन्वेस्टमेंट दे रखे थे फर्स्ट स्टेटमेंट में, 10 मंथ में, 4 मंथ में। अब आपको बताया नहीं था एनुअल निकालना है कि 6 महीने का, 4 महीने का, कुछ नहीं बताया, तो इसलिए नहीं आ पाएगा। मगर सेकंड स्टेटमेंट सफिशिएंट है, उससे आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कि सेकंड इज सफिशिएंट, फर्स्ट से कुछ नहीं होएगा, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। कैलकुलेट द मार्क प्राइस ऑफ आइटम। अच्छा, मार्क प्राइस निकालना है, एमपी निकालना है, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट पहले छोटा सा देख रहे हैं, रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट अलाउड, इससे क्या होएगा? सेकंड से तो कुछ नहीं होएगा, ये तो सेकंड तो देखते मैंने छोड़ दिया। रेशियो ऑफ मार्क प्राइस और डिस्काउंट अलाउड 3:1 दिया, तो इससे मार्क प्राइस निकल जाएगा क्या? कुछ नहीं निकलेगा। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या बोलता है। पहला स्टेटमेंट बोलता है शॉपकीपर मार्क द आर्टिकल 80% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी को एक्स मानता हूँ, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा भाई? एक्स पे 80% बढ़ाओगे मतलब 180 टाइम्स करना पड़ेगा ना उसका। 80% बढ़ाओगे 180 टाइम्स मतलब 180x/100 हो जाएगा। दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 9x/5, ठीक। ये एमपी हो गया। और अर्न ₹100 प्रॉफिट ऑन द आर्टिकल, और प्रॉफिट जो है उसका 100 आया है। प्रॉफिट 100 आया है तो सीपी पता है, एमपी पता है, प्रॉफिट पता है, मगर हमारे पास सेलिंग प्राइस वगैरह कुछ नहीं है, तो इससे कुछ निकल नहीं पाएगा यार। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से अकेले से तो कुछ नहीं होगा भाई। सीपी पता लग गया, एमपी पता लग गया, प्रॉफिट पता लग गया, मगर उससे सेलिंग प्राइस नहीं पता लग रहा ना। तो सेलिंग प्राइस नहीं पता तब तक तो कैसे निकालूंगा कुछ भी मैं? तो फर्स्ट से भी नहीं हो रहा, सेकंड से भी नहीं हो रहा। अगर इन दोनों को मिला दूँ तो, अगर मार्क प्राइस और डिस्काउंट का मैं रेशियो कर दूँ अगर 3:1, तो मार्क प्राइस 9x/5 है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा भाई? डिस्काउंट हो जाएगा आपका 3:1 है ना, एमपी अपॉन डिस्काउंट। ये 3:1 है नहीं, एमपी और डिस्काउंट 3:1 है। तो अगर मार्क प्राइस 9x/5 है तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 3x/5। डिस्काउंट 3x/5 हो जाएगा, मार्क प्राइस इतना है, तो आपका क्या लग जाएगा? मार्क प्राइस पे डिस्काउंट पता लग जाएगा, सेलिंग प्राइस पता लग जाएगा कितना? 9x/5 माइनस 3x/5, सॉल्व करो क्या जाएगा? 6x/5। सेलिंग प्राइस 6x/5 है, सीपी एक्स है, तो प्रॉफिट 100। अब तो निकल जाएगा 6x/5 माइनस सीपी एक्स बराबर 100। दैट इज कितना हो जाएगा भाई? x बराबर 500 हो गया। सिंपल सॉल्व करोगे 6x/5 माइनस x कितना हो जाएगा आपका? x/5। x/5 बराबर 100 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। x 500 हो गया, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 9x/5 बोले तो कितना हो गया? ये 500 तो हो जाएगा 900। 900 होते ही आपको दोनों स्टेटमेंट अगर आप यूज़ करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर नेसेसरी टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं इनके आंसर्स निकाल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आप निकाल लें। आप डायरेक्टली अगर आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई दोनों स्टेटमेंट से आ रहा है, मैं आप लोगों के सॉल्व करने के लिए निकाल के दे रहा हूँ। बाकी फर्स्ट सेकंड आपको दोनों से आपको पता लग गया तो आंसर आ रहा है, तो आपने वहीं पर उसको टिक कर देना है और उसके बाद उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है? देखो यहाँ तो आर निकालना है, इसका कुछ नहीं पता, देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है पंकज अर्न ₹4500 एज सिंपल इंटरेस्ट व्हेन ही इन्वेस्टेड 6000। भाई ये बोल रहा है 6000 इन्वेस्ट किया, मतलब पी तो आ गया आपका 6000। फर्स्ट स्टेटमेंट सॉल्व कर रहा हूँ है ना। सिंपल इंटरेस्ट 4500, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? 6000 इंटू आर इंटू T/100 हो जाएगा। आर टी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? ये अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो 6 7 42, 3 जीरो। आर टी बराबर 75, कैसे आर पता लगेगा? टी तो नहीं पता ना आपको, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अकेले से कुछ नहीं होएगा भाई। आर टी बराबर 75 पाके फर्स्ट स्टेटमेंट की तो गाड़ी रुक गई है। सेकंड स्टेटमेंट अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो क्या बोलता है? पंकज की बात हो रही है। इन्वेस्टेड इक्वल अमाउंट एट SI एट CI, ठीक है। SI पे मान लो उसने डाला होगा 100x, CI पे भी डाला होगा 100x। भाई देखो सेकंड स्टेटमेंट को भी अपन इंडिविजुअली जज कर रहे हैं, फर्स्ट को मिला नहीं रहे, नहीं तो फिर फर्स्ट को मैं इसको भी 6000 तो SI CI दोनों में 6,000 डाल देता, समझ रहे हो भाई। मैं फर्स्ट को भी अलग से देख रहा हूँ, मैं सेकंड को अलग से देख रहा हूँ, क्या पता खाली सेकंड से आ जाए क्या। जब मुझे जरूरत लगेगी नहीं फर्स्ट और सेकंड दोनों कंबाइन कर दूँ, तब मैं ये दोनों सम 6,000 ले लूँगा, SI भी CI भी, ठीक है। तो भाई अभी 100x डालने में बोला है। आफ्टर 2 years CI रिसीव्ड बाई पंकज इज 90 मोर देन द SI रिसीव्ड बाई पंकज। अच्छा भाई 2 साल के बाद SI कितना मिलेगा? 100x इंटू R इंटू 2 डिवाइड बाई 100 आपका, ठीक है। तो SI कितना मिल जाएगा? कितना हो गया? 2RX, ठीक है। ये तो आपका ऐसा ही हो जाएगा ना 2 साल के बाद में। भाई ये 2 साल के बाद ऐसा ही हो गया, 2RX हो गया। अगर CI की बात करो तो देखो 100x पे कितना CI मिलेगा आपको? एक पर्टिकुलर देखो 100x पे फर्स्ट ईयर में एक SI मिलेगा, फिर दोबारा से सेकंड ईयर में इस पे भी एक SI मिलेगा, और यहाँ पे भी एक इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे मिलेगा, ठीक है। कैसे निकल पाएगा कुछ भाई? 100x पे यहाँ पे 1 साल का SI मिलेगा, कितना मिलेगा? 100x इंटू R इंटू 1/100, ये हो जाएगा आपका RX। अच्छा ये RX मिल गया, देखो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ये RX मिल गया, ठीक है। इसी तरह से ये भी RX हो जाएगा, फिर ये RX पे फिर से एक R लगेगा, ठीक है।
ये वाला इंटरेस्ट, इस इंटरेस्ट पे एक और इंटरेस्ट लगेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, एक्स आर स्क्वायर बाई 100। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालने को बोलेंगे तो फिर से आपका वो फंस जाएगा चक्कर। क्यों, इस बार डिफरेंस आ जाएगा भाई, इसका आर स्क्वायर एक्स, इसका आर एक्स, ये आर एक्स, ये भी 2rx, तो डिफरेंस आएगा आर स्क्वायर एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 90 दिया आपको, 90 दिया ना दोनों का डिफरेंस। भाई ये 2rx है, ये rx और ये rx तो कट गया, दोनों का डिफरेंस निकालने में बचेगा एक्स आर स्क्वायर बाई 100, एक्स आर स्क्वायर बाई 100 बराबर 90 दिया है, तो भी आप कुछ नहीं निकाल पाओगे। क्यों, x और r दो चीज़ हैं, तो उससे भी नहीं निकलेगा कुछ आपका। अगर इन दोनों को मिला दोगे तब आपके 3 वेरिएबल हो जाएंगे, एक r, एक t और एक x, तब भी कुछ नहीं निकाल पाओगे आप। भाई अगर मैं काम करता हूँ कि देखो इंडिविजुअली तो दोनों से कुछ नहीं निकल रहा है, ये तो आपको पता लग गया होगा अब तक, ठीक है। तो इंडिविजुअली नहीं निकल रहा तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड में फर्स्ट स्टेटमेंट को घुसा देता हूँ, ठीक है। इंडिविजुअली कुछ नहीं हो रहा, क्या पता इन दोनों से कंबाइंड से आ जाए, तो वो मैं चेक कर ले रहा हूँ, बाकी इंडिविजुअली तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक। क्योंकि दूसरे में x और r दो वेरिएबल आ गए, पहले में r और t दो वेरिएबल थे, तो उससे तो कुछ हो नहीं पाएगा। बाकी मैं देख लेता हूँ दोनों को मिला के कुछ होता है क्या। इन्वेस्टेड 6000, तो 6000 को ऐसा ही बना देता हूँ, इसका भी, और 6000 का सिंपल इंटरेस्ट में भी 6000 डाल देता हूँ, तो क्या फ़र्क आएगा। तो ये बोल रहा है कि भाई 90 रुपये का फ़र्क आता है इन दोनों के इंटरेस्ट पे, तो शायद काम हो जाएगा। दोनों का इंटरेस्ट कितना आया था भाई, आर स्क्वायर बाई 100 आया था, आर स्क्वायर बाई 100, आर बाई 100 का स्क्वायर हो जाएगा ना, दोनों का इंटरेस्ट का डिफरेंस आर बाई 100 का स्क्वायर होता है, ये इक्वल टू 90 है, तो आर बाई 100 बराबर कुछ समथिंग समथिंग आएगा, रूट 90 वगैरह आ जाएगा, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो दोनों स्टेट में अगर आप कंबाइन करोगे तो आपका आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला के सफिशिएंट हो पाएंगे, अकेला कोई भी सफिशिएंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, अकेले से किसी से नहीं होता, अकेले से अलग अलग वेरिएबल आ जा रहे थे, अगर पहले का डेटा दूसरे में डाल दोगे तो आपका आंसर आ पाएगा, नहीं तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो 6000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट डालोगे, 6000 का यूज़ करोगे, तब आपका आंसर आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम हमको निकालना है, ठीक, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है देखते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज दिस। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 2πrh बराबर 1760 दिया है। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2πrh प्लस r बराबर 70% मोर देन इट्स कर्व सरफेस एरिया, मतलब 70% मोर, मतलब 170/100 इंटू 1760, ठीक। अच्छा, तो 17/10 इंटू 1760, 17/10 क्यों, 170/100, क्योंकि 70% मोर था। अगर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को क्या करता हूँ, डिवाइड कर दूँ अगर मैं, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ कितना हो जाएगा, इससे ये कटेगा, तो h डिवाइड बाई h प्लस आर इज इक्वल टू 176, इससे ये पूरा कटेगा, तो ये आपका आ जाएगा 10/17 आ जाएगा क्या ये, ठीक है। तो अगर इसको आप देखोगे उल्टा कर दो दोनों को, h प्लस आर डिवाइड बाई h बराबर 17/10, दैट इज 1 प्लस आर बाई एच बराबर 17/10, तो r बाई एच बराबर आपका जाएगा 7/10। तो आपको r और h का तो रिलेशन पता लग गया कि r बाई एच क्या होता है, 7/10 होता है, ठीक है। तो r बाई एच अगर 7/10 है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में 2π r की जगह क्या लग दो, 7h/10 इंटू h बराबर 1760, तो यहाँ से आपकी h की वैल्यू आ जाएगी भाई 2π 7/10, h और h है भाई, r से आपका h का रिलेशन रख दिया, h की वैल्यू आ जाएगी, h की आ जाएगी तो r की भी वैल्यू आ जाएगी, r और h दोनों है ना, h आ जाएगा तो r भी आ जाएगा। पूछा क्या, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। जब h भी पता होगा, r भी पता होगा, तो वॉल्यूम भी पता लग जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से तो सफिशिएंस है कि भाई दोनों आंसर निकल जाएंगे, क्योंकि r और h में हमको इन दोनों से रिलेशन मिल जाता है, उसकी वैल्यू किसी भी एक में पुट करने से r और h की दोनों से वैल्यू पता लग जाती है, दोनों वैल्यू पता लग जाएंगी तो वॉल्यूम भी पता लग जाएगा πr²h, तो वॉल्यूम हमको चाहिए था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सफिशिएंट है। अब मैं सेकंड स्टेटमेंट भी चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या है, एक सेकंड देना, बस इसको इरेज कर दूं, तो हम सेकंड स्टेटमेंट भी चेक करके देख लेते हैं। चलिए देखते क्या है सेकंड स्टेटमेंट, यहाँ सेकंड स्टेटमेंट कर रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ कोन। ये बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ट्वाइस दैट ऑफ कोन, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन इज इक्वल, ठीक है, रेडियस दोनों की इक्वल है। ये मैं लिख लेता हूँ सिलेंडर, ठीक है, ये लिख लेता हूँ कोन, रेडियस इसकी भी आ रहा है, रेडियस इसकी भी आ रहा है। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर टू दैट ऑफ 2:3, हाइट ऑफ कोन इज 30, कोन की हाइट 30 है, h बराबर 30 है, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, सिलेंडर टू कोन 2:3, तो इसकी 20 हो जाएगी, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम कितना होता है, πr²h, πr² 20,
डिवाइड बाई कोण का कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कोण का, और 30 हो जाएगी हाइट इसकी। ये कितना दिया हुआ आपको 2, तो पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर काट दो, ये तो क्या हो गया, ये 30 आ गया, 60/30 बराबर 2 होता है, ठीक है। तो इससे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे पता लगेगा, रेडियस तो पता ही नहीं लगी ना कैसे भी हमको, ये तो कट गया इससे, ये तो रेडियस तो गायब भी हो गई। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की तो पाई आर स्क्वायर एच मुझे पता है, आर नहीं पता, तो इसका मतलब मैं सेकंड स्टेटमेंट से कुछ नहीं निकाल पाऊंगा। फर्स्ट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट से कुछ नहीं आ पाएगा। फर्स्ट से मुझे वॉल्यूम पता लग रहा था, सेकंड से नहीं लग रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज सफिशिएंट, सेकंड इज नॉट, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। अच्छा ठीक है, सिंपल वाले क्वेश्चन आ गए अब तो, है ना। आयुष इन्वेस्टेड ₹75,000 in a scheme offering R% per annum SI for 5 years and ₹50,000 in another scheme offering 12% per annum CI compounding annually for 2 years. If difference in second year CI and second year SI is 2220, find value of R%. मतलब एक बार तो SI की बात की है, एक बार CI की बात की, और दोनों का डिफरेंस निकाल के बताया हुआ है, तो बताना है R की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले मैं SI अगर निकाल लूँ सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट वाला क्या था फिगर भाई, सेकंड ईयर में निकालना है। देख रहे हो, अब सेकंड 2 ईयर्स का नहीं निकालना है, ध्यान देने वाली बात क्या है, 2 ईयर्स का नहीं, सिर्फ सेकंड ईयर का निकालना है। सेकंड ईयर मतलब 1 साल। सम कितना है SI के लिए 75,000, तो 75,000 1 साल के लिए क्या रेट पे, R/100 पे, तो कितना आ जाएगा आपका 750 R आ जाएगा क्या SI, ठीक है। SI आ गया 750 R। अब अगर मैं CI निकालूँ, ठीक है, तो अगर मैं CI निकालने जाऊंगा तो CI कैसे आएगा भाई, CI भी सेकंड ईयर का निकालना है। देखो भाई, कोई भी सम लेते हैं, कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा, पहले साल में क्या आएगा, नॉर्मल जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वही आएगा। ये फर्स्ट ईयर का है ना, फर्स्ट ईयर का। सेकंड ईयर में क्या होएगा, एक तो इस पे जो 1 साल का इंटरेस्ट मिलता है वो मिलेगा सिंपल, और एक इस पे SI का SI निकलेगा, इसका भी इंटरेस्ट आएगा दूसरा। तो सेकंड ईयर का CI क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, इस वाले को काउंट नहीं करना है। तो इस वाले का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल पे तो SI निकाल लो। तो सेकंड ईयर में क्या, ये CI वाले में क्या दिया आपको, 50,000 को लगाना है 12% पे, है ना। तो 1 साल का ऐसे 50,000 को 12% पे 1 साल के लिए, ठीक है, प्लस ये वाला और 1 साल के इंटरेस्ट पे दूसरा इंटरेस्ट, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है आपकी 6,000 भाई। 12 into 500 कितना हो जाएगा 6,000, और 6,000 पे और वापस से 12% पे 1 साल, वो कौन सी वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये वाली इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट 1 साल का, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 12 छक्के 72, 720 ये आ जाएगा। इन दोनों का सम कर लूँ तो आपका आ जाएगा सेकंड ईयर का CI बराबर कितना 6720। तो इसका और इसका जो डिफरेंस है वो आपको दिया हुआ है 2220, तो आपको वैल्यू निकालने को बोला है। मैं क्या करता हूँ 6720 माइनस 750 R बराबर कितना कर लेता हूँ 2220। तो इसको अगर डिफरेंस करूँगा 0 0 7 में 2 गया 5, 6 में 2 गया 4 इक्वल टू 750 R। सॉल्व करोगे 5 से लगभग डिवाइड, तो ये जाएगा 90 टाइम्स, ये 5 से जाएगा 15 बार, तो R बराबर आ जाएगा आपका 6%। 6% R आपका आंसर हो जाएगा C। सिंपल क्वेश्चन आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ट्रेन Y क्रॉसेस ट्रेन X वाइल रनिंग इन सेम डायरेक्शन इन 120 सेकंड्स, ठीक है। ट्रेन Y ट्रेन X को क्रॉस कर रही है, एंड ट्रेन Y क्रॉसेस ट्रेन X इन 40/3 सेकंड्स वाइल रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एक बार सेम का दिया हुआ है, कैसे एक बार अपोजिट का दिया हुआ है। इफ ट्रेन X इज रनिंग एट दिस देन ट्रेन Y स्पीड इज दिस। देखो बात यह कि सबसे बड़ी बात गड़बड़ जो कराएगी वो है किलोमीटर पर आवर यूनिट दी हुई, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है किसमें, सेकंड्स में। तो जब टाइम की बात होगी तो उसको आवर्स में बदलना मत भूलना, वरना पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। यूनिट्स ध्यान रखा करो, यूनिट्स में नहीं तो बहुत बड़ा खेल हो जाता है, बहुत आंसर गलत हो जाते हैं इस वजह से। तो देखो जब सबसे पहले अपोजिट में सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा होगा, सबसे पहले सेम डायरेक्शन में, तो ट्रेन Y ट्रेन X क्रॉस कर रही है, लेंथ दोनों की X और Y मान लो, ठीक है। X की लेंथ मैंने X मान ली है, Y की Y मान ली है। X की स्पीड आपको दी हुई है 120, Y की मान ले रहा हूँ V, ठीक है। तो X प्लस Y डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, ये मान ले रहा हूँ कि V सेम डायरेक्शन है, V माइनस 120, और टाइम आपका कितने 120 सेकंड्स को आप R से बदलोगे तो कितना 3600 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा X प्लस वाई डिवाइड बाई V माइनस 120 इज इक्वल टू 1/30 आ जाएगा भाई। इसको काटोगे तो 1/30 आ गई एक इक्वेशन। दूसरी आप मानो अपोजिट डायरेक्शन के लिए, अपोजिट के लिए क्या हो जाएगा भाई, वही सिंपल X प्लस वाई, इस बार V प्लस 120, ये इज इक्वल कितना 40/3 सेकंड इनटू में 3600 और नीचे कर दोगे। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1, ये आ जाएगा 90,
तो ये हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइड में आपका v प्लस 120 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/270। ये दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। लास्ट टाइम मेरे को याद है मोहित ने मुझसे पूछा था कि सर ये कैसे आइडिया लगता है डिवाइड का, तो मोहित आई होप आपको आइडिया अब लग रहा होगा कि ये वाली जो इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को डिवाइड हमको करना पड़ेगा, तब ये x प्लस वाई वाला फिगर हटेगा और हमारी इक्वेशन v में आएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन का डिवाइड लगा रहा हूँ, फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड लगाने से क्या हो जाएगा 1/v माइनस 120 डिवाइड बाई 1/v प्लस 120 इज इक्वल टू 1/30 डिवाइड बाई 1/270। ये 9 बार कटेगा, ठीक है। तो इसको मैं अगर इधर सॉल्व करके लिख लूँ तो क्या होएगा, इधर सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है। इसको मैं सॉल्व इधर कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा देखना, v प्लस 120 डिवाइड बाई v माइनस 120 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इधर 9। तो v, ये आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो v प्लस 120 इज इक्वल टू 9v माइनस 12 नंबर 108 1080, तो 8v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 1100 और एक ये हो जाएगा 1200। तो v इक्वल टू सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 15, v इज इक्वल टू 150 आ जाएगा आंसर। 150 आएगा ना, कैलकुलेशन गलती तो नहीं है। 1080 और 20 हो जाएगा आपका 1100 और एक 1200, 8v इज इक्वल टू 1200, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, ये 8 का जाएगा 15 बार, तो 150 आंसर आ जाएगा। v आपसे पूछा, स्पीड ऑफ ट्रेन y पूछी थी जो हमने कि v मानी थी, तो वो आ जाएगा 150। ये हमारा आंसर इस तरह से क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है, अ 2 डिजिट नंबर इंक्रीज बाय 27 व्हेन इट्स, इस तरह क्वेश्चन एक कंफर्म आता है यार, आरबीआई मेंस में भी आ सकता है, एसबीआई में भी आएगा, एक ये मेंस में पक्का दे देते हैं, तो देख लेना। और एसबीआई पीओ वगैरह के तो प्रीलिम्स में भी ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लो कैसे होता है ये। 2 डिजिट, वैसे तो चेक मेथड बेस्ट है इस क्वेश्चन के लिए, अगर टाइम बचाना है आपको, बाकी मेथड अगर सीखना है तो देख लो कैसे कर रहा हूँ। 2 डिजिट नंबर इंक्रीज बाय 27 व्हेन इट्स डिजिट्स आर, देखो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर ऐसे मान लिया करो एक्स वाई, जैसे 23 है तो उसको मैंने एक्स वाई, एक्स बराबर 2 वाई बराबर 3 मान लिया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 23 बताया था, क्वेश्चन मत मान लेना। तो अगर इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करने हो, बोलो इसका मान कितना होगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा। भाई अगर 2 और 3 होगा तो 23 वैल्यू कैसे आएगी, 10 इंटू 2, भाई ये दहाई इकाई की संख्या हो गई ये वाली, ये दहाई की संख्या होगी, दहाई की संख्या को 10 से मल्टीप्लाई किया, टेंस प्लेस और ये यूनिट्स प्लेस, ठीक है। तो 10 इंटू 2 प्लस 3, इस तरह से ये इसका बेसिक बताया मैंने आपको, ठीक। तो एक्स वाई मैंने इस नंबर को मान लिया। अच्छा, एक्स वाई नंबर को मान लिया, क्या बोलता है, डिजिट्स को अगर रिवर्स कर दो तो नंबर 27 हो जाता है, बढ़ जाता है। भाई इसकी वैल्यू कितनी है, 10x प्लस वाई, अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा yx, ठीक है। yx हो जाएगा तो इसकी yx की वैल्यू कितनी होगी, 10y प्लस एक्स, क्योंकि टेंस प्लेस पे y आ गया, यूनिट्स प्लेस पे क्या है, x है। तो ये बोल रहा है कि रिवर्स अगर कर देते हो तो नंबर 27 से बढ़ जाता है। इसका मतलब रिवर्स वाले का और पहले वाले का डिफरेंस है 27 है, दोनों का डिफरेंस निकालो कितना जाएगा, 9y माइनस 9x बराबर 27, दैट मीन्स y माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। एक इक्वेशन तो ये आएगी, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, एंड स्क्वायर ऑफ डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, यूनिट प्लेस मतलब इस वाले नंबर का देखना ना, ओरिजिनल नंबर का, स्क्वायर ऑफ डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, यूनिट प्लेस पे क्या है y, इसका स्क्वायर y स्क्वायर इज 33 मोर देन द स्क्वायर ऑफ डिजिट एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है x, उसका स्क्वायर कितना है, x स्क्वायर, इनका डिफरेंस कितना है 33 है। y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हो, आपको पता है y माइनस एक्स, एक सेकेंड, y माइनस एक्स मल्टीप्लाइड में क्या लिख सकते हो, y प्लस एक्स, ये बराबर 33 दिया हुआ है, y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 3 टाइम्स y प्लस एक्स बराबर 33, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 11, x प्लस वाई 11 है, y माइनस एक्स 3 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 14, तो y आ गया कितना आपका 7, y 7 आ गया तो x कितना हो जाएगा 4, तो इसका इसका मतलब नंबर कितना हो गया आपका 47, ठीक है। तो 47 इनमें से कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल्स M and N, ठीक है। शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल्स M and N, ठीक है। तो मैं 2 आर्टिकल अलग अलग लिख ले रहा हूँ, एक तो लिख ले रहा हूँ इधर M को, इधर लिख ले रहा हूँ N को, ठीक। ही मार्क्स आर्टिकल्स M 20% अबव कॉस्ट प्राइस एंड गिव 5% डिस्काउंट ऑन इट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल N इज 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल M, मतलब आपस में काफ़ी ज़्यादा घुचमुच कर रखे हैं, कंपेरिजन कर रखे हैं। इस शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल M एट दिस एंड आर्टिकल N एट दिस, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल N। देखो जो पूछा है उसको X मानो, सबसे पहली बात तो N का सेलिंग प्राइस X मान लो, क्योंकि N का सेलिंग प्राइस आपसे पूछा ना, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल N पूछा, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल N का X मान लिया, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करो, क्या बोलता है। अच्छा, ये जो सिंपल सी चीज़ दी हुई है उनको सिंपल जो आपस में रिलेशन डायरेक्ट वैल्यू दी हुई उसको नोट कर लो। सोल्ड आर्टिकल M एट 285, तो आर्टिकल M का सोल्ड प्राइस 285, ये भी आपको पता लग गया है।
आर्टिकल एन को 15% प्रॉफिट पे बेचा है, तो इसका एन का प्रॉफिट परसेंट भी आप कितना लिख लो, 15 लिख लो। जो चीज़ दी हुई है उसको क्लियर लिखते जाओ, बाकी से बटाते जाओ, ठीक। और क्या दिया हुआ है, 5% डिस्काउंट दिया, किस पे दिया है, आर्टिकल एम पे 5% डिस्काउंट भी है, तो इसका डिस्काउंट भी लिख लो, अब कितना 5% है। जो चीज़ दी हुई क्लियर लिखते जाओ सब। अच्छा, बाकी सब रिलेशन है ना, ठीक है। ही मार्क्स आर्टिकल एम एट 20% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20% मार्क किया गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एन इज 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एम, ठीक है। मतलब कुछ भी हमको कोई खास आइडिया नहीं दिया है, ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं दिया। अच्छा, एक चीज़ दिया आर्टिकल, देखो अगर मैं देखूँ यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, तो सीपी निकाल सकते हो भाई। एसपी कितना, एक्स माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100 बराबर कितना होगा, 15% होगा। तो एक्स बाई सीपी माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 15/100 हो जाएगा भाई। तो एक्स बाई सीपी कितना हो गया, 115/100 बराबर कितना होगा, 23/20। तो इसका मतलब इसका सीपी आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, एन का सीपी। सीपी बराबर आ जाएगा आपका ये 20x/23, ये एन का सीपी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस कैलकुलेशन से सिंपल प्रॉफिट और एसपी से मैंने इसका सीपी निकाल लिया। कैलकुलेशन डरा दे रहा हूँ बाकी चीज़ों के एंट्री के लिए, ठीक है। ये सिंपल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के मैंने इसकी सीपी की वैल्यू निकाल ली, सीपी किसका, एन का सीपी निकाल लिया। चलो यहाँ तक बात खत्म हुई इसकी, ठीक है। अब क्या बोला मेरे को, सीपी वाली बात क्लियर हो गई। एक चीज और बोली थी, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एन इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एम। देखो बाकी चीज हटा रहा हूँ ताकि आपको बोला दिखा सकूं। भाई इसने क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एन इज 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एम। अब मेरे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एन तो रखा है ना, ये रखा है, तो एम का भी निकाल सकता हूँ। कैसे भाई, एन वाला जो है एम से 20% ज़्यादा है, तो एन वाला कितना है, 20x/23 माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ एम डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस ऑफ एम, ये इज इक्वल टू कितना है, 1/5 है। 20% ज़्यादा है क्योंकि सॉल्व करूँगा कितना हो जाएगा, 20x/23 CPM बराबर कितना हो जाएगा, 6/5, ठीक है। इसको सॉल्व करूँगा, ये 3 बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा, तो CPM अगर मैं निकालने जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, CPM उधर जाएगा तो भाई हो जाएगा 50, तो हो जाएगा x का डिवाइड बाई 69 हो जाएगा, ठीक है भाई। CP उधर गया और ये 5 इधर जाएगा, 50 डिवाइड बाई 69 हो जाएगा, 23 इंटू 3, तो 50x/69 क्या हो जाएगा, CP ऑफ M हो जाएगा। तो मैं इस कैलकुलेशन को मिटा के इसकी जगह लिख ले रहा हूँ CPM की वैल्यू। कैसे निकाला है भाई, उसने दिया हुआ था N का जो CP है वो M के CP से 20% ज़्यादा है, तो मैंने ये वैल्यू उठा के लिख दी उसमें। तो CPM जो है मेरा वो कितना आ गया, इसका जो CP है वो दे दिया मेरे को 50x/69, ठीक है। चलो यहाँ तक भी बात मेरे सामने क्लियर हो गई है। अब क्या बोलता है आगे देखते हैं। आगे इसने कुछ और बोला है, देखो कुछ काम की बात होगी जो हमने इंक्लूड नहीं की होगी अब तक, तो वो हम यूज़ करेंगे इसमें। अब एक इसने बोला था कि M का जो है वो CP के 20% ऊपर किसको करता है, उसको मार्क करता है। CP का 20% ऊपर मतलब कितना हो जाएगा, 50x/69 इंटू 120/100 कर दो, CP के 20% ऊपर। और उसके बाद क्या दिया आपको, 5% डिस्काउंट। भाई ये तो मार्क प्राइस आ गया ना। मार्क प्राइस क्या बोला था भाई, CP का 20% ऊपर मतलब 120/100, उस पे 5% का डिस्काउंट मतलब कितनी कीमत हो गई, 95/100, दैट इज 19/20। भाई 5% का डिस्काउंट दिया मतलब 1/20 का डिस्काउंट दे दिया, 1/20 का डिस्काउंट दे दिया तो 19/20 उसकी प्राइस हो गई। ये क्या हो गया, इसका सोल्ड प्राइस। ये इक्वल टू मेरे को दिया हुआ है भैया क्या, 285 ही तो दिया हुआ है सोल्ड प्राइस। भाई सेल प्राइस कैसे निकाला, मैंने कहा भाई सबसे पहले मैंने इसका CP निकाला, CP से 20% ऊपर बढ़ाया तो मार्क हो गया, मार्क पे 5% डिस्काउंट दिया मतलब 19/20 कीमत आ गई, तो SP इतना आ गया। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लो, सॉल्व करने जाओगे तो ये 50 टाइम्स कटेगा, ये 2 टाइम्स, ठीक है। ये कटेगा 40 को 120 में काटोगे 3 टाइम्स, तो और 19 से कटेगा ये कितनी बार, 19 में 9 बचेगा 5 15 बार, ये फिर से कटेगा 5 बार, बचा क्या, SP कितना आ गया, 5 इंटू 69 आ गया। 5 इंटू 69 मतलब 70 इंटू 5 हो गया 350, 350 में से 5 गया तो 345, 345 आपका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू आपको निकालनी है क्योंकि x ही मैंने वो मान लिया था जो कि रिक्वायर्ड है। मतलब क्या किया, सिंपली मैंने जो रिक्वायर्ड है उसको x माना और आपस में फिर इनके रिलेशन उसी x के हिसाब से बनाता गया, तो मेरा आंसर तैयार हो गया यहाँ पे 345। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा क्वांटिटी 1 2 आ गई, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। क्वांटिटी 1 देखते हैं क्या है, इन हाउ मेनी वेज ए कमिटी ऑफ 4 मेंबर्स विद एटलीस्ट 2 वुमन कैन बी फॉर्म फ्रॉम 8 men and 4 women, ठीक है। तो देखो क्या करता है, सिंपल सी बात है भाई, क्वांटिटी 1 सॉल्व कर रहा हूँ भाई।
8 मैन है और 4 वुमेन है, उसमें से एक कमेटी बनानी 4 मेंबर्स की, ठीक है, उसमें एटलीस्ट 2 वुमेन आना चाहिए। तो पहला केस क्या भाई, 2 वुमेन आए, एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2, तो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, तीनों केस हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो तीनों केस के लिए ऐड करते हैं, इससे पहले पीएनसी क्वेश्चन आपको करके बताया है ना। तो सबसे पहले 2 वुमेन देखो, 2 वुमेन कितने में से, 4 वुमेन में से भाई 4 वुमेन है ना और 8 मैन है। देखो अच्छे से लिख के दिखाता हूँ, जिनका पीएनसी ढंग से तैयार नहीं उनके लिए, ये मैन है। बाकी आज शाम से जो एसबीआई पीओ का बैच है उसमें पीएनसी शुरू हो रही है, तो जिसको ज्वाइन करना है कर सकता है, आपको पहले भी बता चुका हूँ इस वीडियो में। ये मैन वुमन है, मैन 8 दिए हुए हैं, 4 वुमन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2 वुमन सेलेक्ट करनी है, मतलब 4C2, बाकी मैन आ जाएंगे 8C2 से, ठीक है, प्लस 3 वुमन करनी होगी तो 4C3 कर लोगे, बचा हुआ मैन 8C1 से आ जाएगा, ठीक है, बचा हुआ मैन 8C1 से आ जाएगा तो 8C1 हो गया, प्लस 4 वुमन ले लोगे तो मैन कितना हो जाएगा, 8C0 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ लो, आपका आंसर हो जाएगा। तो 4C2 की वैल्यू आपको कितना पता है, 4 × 3/2 6, इसी तरह से हो जाएगा 28, है ना, 8 × 7/2, फिर ये 4 और ये 4 और ये 8 × 32 और ये हो जाएगा 1, है ना, 1 हो जाएगा ना ये, तो 33 + 28 × 6, तो ये हो जाएगा कितना, 8, 6 दूनी 12 और 4 16 प्लस 33 168 और 33 कितना हो जाएगा, 201 हो जाएगा। तो क्वांटिटी 1 तो आ गई आपकी कितनी, 201, इस 2 3 4 को इसको हटा दे रहा हूँ, तो क्वांटिटी 1 आ जाएगी आपकी कितनी, 201, ठीक। क्वांटिटी 2 क्या देखते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 3, 3 डिजिट नंबर बताने जो 3 से डिविजिबल हो, कैन बी फॉर्म फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब सारी डिजिट हो गई, सच दैट 3 डिजिट नंबर ऑलवेज एंड्स विद एन इवन नंबर। मतलब एंडिंग देखो 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, एंडिंग हमेशा इवन होनी चाहिए, ठीक है, इवन नंबर होना चाहिए, मतलब 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो बताओ कितने नंबर पॉसिबल है, सारे डिजिट्स पॉसिबल है। देखो सिंपल सी बात है, इसमें पीएनसी लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 100 से शुरू होते हैं 99 तक जाते हैं, 3 डिजिट नंबर यही होते हैं ना, 100 से लेकर 999 तक जाते हैं। तो 100 से 99 में आप 3 के डिविजिबल ढूंढ लो कितने होते हैं भाई, कहाँ से शुरू होगा, 99 होता है तो 3 से डिवाइड होता है, तो 102 से शुरू होगा और 999 लास्ट नंबर है, 999 लास्ट नंबर है ना भाई, 999 भी तो 3 से डिवाइड होता है। तो ये गिन लो कितने नंबर है, सिंपल एपी का पता है आपको, an बराबर क्या होता है, a + n-1d होता है, an कितना है यहाँ पे 999 लास्ट टर्म बराबर a कितना है 102 प्लस n ढूंढना है और d कितना हो जाएगा 3, सॉल्व करोगे हो जाएगा 7, ये 9, ये 8 इज इक्वल टू 3n - 3, दैट इज 3n इज इक्वल टू हो जाएगा 900, दैट इज n बराबर 300। मतलब ऐसे 300 नंबर है 3 डिजिट के जो कि 3 से डिवाइड होते हैं, तो 300 में से क्या हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे ऑड नंबर्स, क्योंकि एक के बाद एक चलेंगे ना, 150 क्या हो जाएंगे इवन। आपसे क्या पूछा है, इवन वाले पूछे हैं 150 हो जाएंगे, 150 ये हो गए, क्वांटिटी 1201 है, क्या हो जाएगा 1 > 2, वो 201 है, ये 150 है, सिंपली क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अ मैन इन्वेस्टेड ₹5900 फॉर 3 years इन स्कीम ऑफरिंग R% पर एनम एट SI। क्वांटिटी 1 सॉल्व कर रहा हूँ सबसे पहले, ठीक। 5900 रुपीज़ थे, ठीक है, 5900 रुपीज़ थे, 3 साल तक लगाए R% पे, तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा। रिसीव्ड ₹3186 एज इंटरेस्ट, ठीक है, 3186 आ गया ये। इसको अगर सॉल्व करने जाओगे तो कितना आ जाएगा, कुछ कट रहा है क्या, 14 15 3 18, 3 से कटेगा ये, 3 एकम 3 0 6 और 2, तो R बराबर जाएगा 1062 डिवाइड बाई 59 का डिवाइड में जाएगा क्या 59 का जाएगा एक बार जाएगा, उसके बाद कितना बचेगा 47 472 बचेगा, तो 59 × 9 कितना 472 बच रहा है कि कितना बच रहा है, 8 बार जाएगा कितनी बार 2 7 8 5 40 और 7 47, तो ठीक है 18% आ जाएगा, R 18% आ रहा है, ठीक है, R 18% आ गया अगर, तो क्या बोल रहा है आगे, इफ द मैन इन्वेस्टेड ₹7900 एट R + 5% फॉर 3 years फाइंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये प्रिंसिपल 7900 R + 5 मतलब तो 23% हो जाएगा, इंटू 3 डिवाइड बाई 100, तो 79 × 16 हो जाएगा, 23 × 3 69, ये करोगे 9 नंबर 1 81 8 9 7 63, ये कितना हो जाएगा 9 7 और 9 6 13 नंबर 117 और 117 और 8 125 का 5, हासिल लगी 12 की 12 लगा तो 7 6 42 और 12, ये हो जाएगा 54, तो 5451 आ जाएगा आपका इंटरेस्ट, तो 5451 तो आ गई आपकी क्वांटिटी 1, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ क्वांटिटी 2 को, तो क्वांटिटी 1 तो मैं लिख लेता हूँ एक जगह, ठीक है ना, क्वांटिटी 1 तो मैंने इंटरेस्ट निकाल लिया सिंपल। अब क्वांटिटी 2 की मैं बात करता हूँ, देखते हैं क्या होगा।
ये 18 निकाला था, 18 से फिर इसको 23 यूज़ करके मैंने इंटरेस्ट निकाल दिया, 5451 है। ये सिंगल एंड मल्टीप्लाई आपको सिखा ही चुका हूँ मैं एक बार, ठीक है। 5451 है फर्स्ट क्वांटिटी। सेकंड क्वांटिटी क्या है? अ मैन इन्वेस्टेड रुपीज एक्स एट 13% एट CI बार फॉर 2 years, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम आफ्टर 2 years इज दिस, फाइंड एक्स। देखो CI इक्विवेलेंट आपको निकालना आता है भाई, 13% एक साल में लग रहा है, अब 2 साल तक निकालना है तो कितना हो जाएगा? 13 प्लस 13 प्लस 13 इंटू 13/100, 26 प्लस कितना हो जाएगा? 1.69, बोले तो 27.69% हो जाएगा। ये आपका इक्विवेलेंट हो गया किसके? 1 ईयर के 27.69% से SI के। ये CI कन्वर्ट कर लिया मैंने, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन मेरे को पड़ जाए इजी, ठीक। 13 प्लस 13 प्लस 13 इंटू 13/100 करके ये मैंने निकाल लिया। अब मुझे 27.69% से इसका क्या निकालना है? SI निकालना है। टोटल सम कितना है? अच्छा एक्स ही निकालना है ना, एक्स सम ही निकालना है, कितना था? एक्स मल्टीप्लाई में 1 साल और इंटरेस्ट है 27.69 डिवाइड बाई 100, और इंटरेस्ट आया कितना है? 2325.96। यार ये तो बड़ा खतरनाक फिगर्स आ गया। इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो कैसे करूंगा? चलो देखते हैं क्या आएगा। देखो मोटा मोटी हिसाब अगर करूं तो ये हो जाएगा 2326, मान लो ना इसको, 2326 कर लो। अपने क्वांटिटी 1 to ग्रेटर ही तो चेक करनी है, ठीक है। इसको आप मान लो लगभग 28, ये 4 से जाएगा 7 बार, ये 4 से जाएगा 25 बार, 7 ये 7 से जाएगा 3 बार 21 बार, 7 21 फिर 1 6, लगभग 332 इंटू 25 मानो, 100/4 कर लो तो 4 8 32, 1 2 4 3, 8300 है, 8300 के आसपास कुछ आएगा। ये 5451 है, तो क्वांटिटी 2 इज मच ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये लगभग ऐसी आएगी, हो सकता है 84 कुछ आ जाए, 82 कुछ आ जाए, आंसर लगभग ये आएगा 8300 के आसपास। तो ये क्वांटिटी 2 मच ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं आराम से कर सकता हूँ। हाँ अगर ये क्वांटिटी भी 88,008 कुछ ऐसी कुछ होती तब मैं सोचता, मगर अभी तो मुझे क्लियर दिख रहा है क्वांटिटी 2 ग्रेटर देन क्वांटिटी 1 है, तो मेरा क्वेश्चन आराम से बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात हैं। रेशियो ऑफ CP टू MP ऑफ एन आर्टिकल इज 19:30। क्वांटिटी 1 सॉल्व करते हैं सबसे पहले। वही CP को मान ले रहा हूँ 19x, MP को मान लेता हूँ कितना? 30x, ठीक है। CP टू MP दिया हुआ था 19:30, मैंने CP को 19x मान लिया, MP को 30x मान लिया, ठीक। 24% डिस्काउंट दिया, शॉपकीपर अलाउड 24% डिस्काउंट एंड अर्न 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग द आर्टिकल। 24% डिस्काउंट दिया MP पे, 24% डिस्काउंट दिया मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 30x इंटू 76/100 नहीं हो जाएगा 24% डिस्काउंट के बाद? तो SP कितना हो गया? ये 19 टाइम्स कटेगा, ये आपका कटेगा 25 बार, ये फिर 5, ये जाएगा आपका फिर से ये 5 बार, तो ये जाएगा आपका 6 बार, तो 19 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 114x डिवाइड बाई 5, ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस, ठीक। SP ऑफ आर्टिकल इज 912, इसने दे दिया, लो भाई 114x बाई 5 बराबर 912 दे दिया। सॉल्व करोगे तो 114 इंटू 8 कितना होता है? 2 3 11 88 और 3 91, ठीक है। 8 पर कट रहा है तो x की वैल्यू आपकी 40 आ गई है। x की वैल्यू 40 आ गई तो पूछा क्या आगे? फाइंड डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो 40 आ गई इसकी वैल्यू, x की वैल्यू 40 आ रखी है, ठीक है। कैसे ही मैंने SP को उसके इक्वल कर दिया 912 के, क्योंकि हमको दिया हुआ 912, तो x 40 आ गया है। x 40 आ गया मतलब बाकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। x 40 आ गया मतलब CP कितना हो जाएगा? 19 इंटू 40 बोले तो 760, ये 40 इंटू 30 हो जाएगा 1200। और क्या है, और क्या पूछा आपसे? SP आई हुई है, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कितना होता है? SP माइनस CP। SP कितना है? 912, CP कितना है? 760। निकाल लो प्रॉफिट कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका कितना? 2, 11 में 6 गए से 5, और ये 152 आ जाएगा। तो प्रॉफिट तो आ गया आपका कितना? 152। एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना था? 24% ऑफ MP था ना, MP कितना है? 1200, तो 24%, तो 12 इंटू 24 मतलब 288। पूछा क्या? इनका डिफरेंस पूछा है, तो 8 में से 2 गए 6, 8 में से 5 गए 3, 2 में से गए 1, तो 136 आ गया इनका डिफरेंस। 136 इनका डिफरेंस आ जाएगा। और अगर मैं जाऊंगा क्वांटिटी 2 को सॉल्व करने, क्वांटिटी 2 अगर मैं सॉल्व करने जाता हूँ, इसको तो हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। मैं इसको हटा रहा हूँ एक बार के लिए यहाँ से, ये हटा देते हैं। तो अब मैं जाता हूँ 136 आगे, ठीक है। इस पूरे को हटा सकते हैं, क्वांटिटी 2 आराम से सॉल्व कर पाएंगे, स्पेस हो जाएगा अपने पास करने के लिए। तो क्वांटिटी 1 तो मेरी 136 आई हुई है, देखते हैं क्वांटिटी 2 में क्या है, ठीक है जी। तो क्वांटिटी 2 अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो क्या होएगा? शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल 70% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड ही अलाउड 40% डिस्काउंट ऑन इट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस x मान ले रहा हूं,
एम पी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स को 170 बाई एक्स 170 बाई 100x हो जाएगा, क्योंकि 70% ऊपर है तो 170 बाई 100 कर देता हूँ कॉस्ट को, तो हो जाएगा 17x बाई 10। ठीक है, ये क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया। 70% ऊपर किया मतलब 170 बाई 100, 170 बाई 100 मतलब 17 बाई 10 इंटू एक्स कर दिया, एंड 40% डिस्काउंट दे दिया, मतलब एस पी कितना हो जाएगा इसका 40% मतलब 60 बाई 100 कर दूँ, दैट इज 3/5 कर देता हूँ, तो एस पी आ जाएगा 51x बाई 50। ठीक, 40% डिस्काउंट, 60% इसका सेल प्राइस हो जाएगा। सो इफ शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट 183.6, 183.6 पे सोल्ड किया, मतलब ये लिख सकता हूँ मैं, ये 50 हो जाएगा, इसको सोल्ड प्राइस के इक्वल कर लिया। 17 से कटेगा क्या, एक बार कटेगा, ठीक है, ये 17 से कटेगा तो आ जाएगा 108, नहीं 17 कम 17, 136, 17 8 है तो 108 आ जाएगा, 108 एक पॉइंटर लग जाएगा, तो 17 से ये आ जाएगा, 17 से जाएगा 3 बार, ये 3 से और काटूंगा तो आ जाएगा 3.6, तो x बराबर आ जाएगा आपका 36 इंटू 5 बराबर कितना, 180, 180 ये आ जाएगा। पूछा क्या है आगे, सम ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, तो x बराबर 180 को आप पुट कर दो, 180 को पुट कराओगे तो CP आ जाएगा आपका 180। ठीक है, CP को मैं लिख ले रहा हूँ आपका 180, CP 180 आ जाएगा। MP अगर निकलने जाओगे कितना हो जाएगा 18 इंटू 17, 18 इंटू 17 मतलब कितना हो जाएगा 324 में से 18 गए तो 306, MP 306 आ गया। पूछा क्या, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न, SP कितना है 51x बाई 50, तो 51/5 इंटू 18। ठीक है, ये आपका SP आएगा। अच्छा, SP दिया हुआ है ना मेरे को 183.6, ठीक है, SP दिया हुआ है मेरे को 183.6 है, तो मैं इसका प्रॉफिट निकाल लेता हूँ कैसे, SP माइनस CP, तो प्रॉफिट तो हो जाएगा आपका कितना 183.6 माइनस 180 करोगे तो 3.6 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया इसका। और क्या पूछा, डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना था भाई, डिस्काउंट था 40% ऑफ MP कितना 306, तो 306 का इंटू 2/5 करोगे तो डिस्काउंट आ जाएगा, 5 छक्के जाएंगे 30, 5 एकम 5, 61.2 आ जाएगा। ठीक है, 61.2 इंटू 2 कितना हो रहा है 122.4, यहाँ से आ गया 100, तो 126 ये आ जाएगा। ठीक है, 126 इन दोनों का सम आ गया, 125 और 126 आएगा ना। ठीक है, तो 126 इन दोनों का सम आ गया, उसका था 136, तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 1 क्वांटिटी 1 क्वांटिटी, ये लिख देता हूँ मैं, क्वांटिटी 1 आपकी क्वांटिटी 2 से ज़्यादा आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बस 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, इसको मिला के इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर हम बंद करेंगे, बस हो जाएगा हमारा पूरा सेशन। देखिए क्वांटिटी 1 क्या है, A boat can cover distance of 480 km each in downstream and in upstream in total 11 hours. If ratio of speed of boat in still water to that of stream is 11:1, then find speed of boat in still water. ठीक है, देखो स्पीड ऑफ बोट की स्पीड मान रहा हूँ, स्पीड ऑफ बोट कितनी होती है अपन मानते हैं, U और V मानते हैं जनरली, तो इसको मान रहा हूँ मैं 11x। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है, ठीक है, वो मान ले रहा हूँ x, क्योंकि 11:1 का रेशियो दिया मैंने, 11x और x मान लिया। तो जब ये अपस्ट्रीम जाएगा मतलब 480 डिवाइड बाई 11x माइनस x हो जाएगा, अपस्ट्रीम के लिए डिफरेंस होता है 10x, प्लस डाउनस्ट्रीम के लिए सम होता है 11x और x का सम कितना हो जाएगा 12x। ये टोटल टाइम कितना बोला है 11 आवर्स बोला है, सॉल्व कर लो सिंपल, 48/x और ये कितना हो जाएगा 40/x, तो x एलसीएम हो जाएगा, तो 88/x बराबर 11, x बराबर क्या आ गया 8 आ गया, x बराबर 8 आ गया। स्पीड ऑफ बोट पूछी है, स्पीड ऑफ बोट कितनी हो जाएगी 11 इंटू एक्स, 11 इंटू 8 बराबर 88 हो जाएगी आपकी क्वांटिटी 1। क्वांटिटी 2 को रेड पेन से सॉल्व करने जाऊं अगर, अ बोट कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इन 3.5 आवर्स एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 380 इन 5 आवर्स इन अपस्ट्रीम, फाइंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर वाली जो बोट की स्पीड है उसको मान रहा हूँ u, और स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको मान रहा हूँ v। तो डाउन स्ट्रीम में 350 डिवाइड बाई यू प्लस वी बराबर आ जाएगा 7/2, और अपस्ट्रीम में 350 डिवाइड बाई यू माइनस वी बराबर कितना आ जाएगा आपका, सॉरी 380 दिया ना अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में 380 की बात हुई है, ये आ जाएगा इक्वल टू 5। तो यहाँ पे अपन जानते हैं सिंपल में क्या कर लेता हूँ इसको, देखो मैं इसका कर लेता हूँ भाई कि ये आ जाएगा यहाँ पे 7 से कट जाएगा कितनी बार, ये 50 बार कट जाएगा, 7 से 50 बार कटेगा तो u प्लस वी आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, u प्लस वी आ गया आपका 100। और इसी तरह से यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा 5 7 35, 3 0 76, तो u माइनस वी आ जाएगा आपका 76। आपको क्या निकालना है, फाइंड स्पीड ऑफ बोट, मतलब आपको u निकालना है, दोनों को ऐड कर दो, 2u बराबर 176, u बराबर कितना आ जाएगा
88, जय हिंद, 88 ये आ गया भाई, 88 ये आ गया। क्वांटिटी 1 इक्वल टू क्वांटिटी हो जाएगी 2 के 1 और 2 बराबर हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे कौन से, एसबीआई मेंस के, जो क्लर्क के मेंस में 2019 में जो अर्थमेटिक आए थे बहुत सारे। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है इसको बनाने में यार, आप लोगों को आइडिया नहीं लग रहा है, बट यस लग रहा है एफर्ट। क्वांटिटी 1 देखते हैं क्या है। क्वांटिटी 1 सॉल्व कर रहा हूँ। बी इज प्रेजेंट एज 60% मोर देन ए इज प्रेजेंट एज। तो ए की एज मान ले रहा हूँ एक्स, तो बी कितनी हो जाएगी 1 + 3/5 बोले तो 8x/5। एंड रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ बी टू सी इज 5/2। बी टू सी इज 5/2, बी की है 8x/5, सी 5/2। तो सी की कितनी हो जाएगी 16x/25 हो जाएगी। सी इधर जाएगा तो 16x/25, तो सी की हो गई 16x/25। और क्या बोला, डी इज 8 years यंगर देन बी। तो डी कितना हो जाएगा 8x/5 - 8 हो जाएगा, 8 years यंगर देन बी हो जाएगा। एंड डी इज प्रेजेंट एज इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ सी। डी की प्रेजेंट एज कितनी हुई 8x/5 - 8, ये किसके ट्वाइस है, सी के क्या है ट्वाइस है। तो पूछ रहा है फाइंड एवरेज एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी एंड डी। तो सिंपली अगर मैं सॉल्व करूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, ए बी सी और डी की एज पता है मेरे को, डी की एज बोली सी की डबल है। तो सॉल्व कर लेता हूँ, 8 कॉमन निकाला, x - 5 / 5 बराबर 32x/25। ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा कितनी बार, चौका बार। 5x - 25 बराबर आ जाएगा 4x। x बराबर आ जाएगा आपको कितना, 5x - 4x बराबर, ये आएगा ना 5x - 25 बराबर 4x। तो x बराबर आ जाएगा वो कितना 25। एवरेज निकालना चारों की एज का, ये है 25, ये कितनी हो जाएगी 25 से 5 बार, तो ये 840, ये हो जाएगी 16, और ये हो जाएगी 8 × 5 = 40 में से 8 गए 32। इन चारों का एवरेज निकालना है, 25 और 16 हो जाएगा 65 है ना, 40 और 65 और 16 कितना हो जाएगा 81 और 32 हो जाएगा 83 और 30 हो गया 113/4। तो हो जाएगा कितना 28.25 हो जाएगी क्या, ये 28 चौका 112 और 113, तो 28.25 तो आएगी आपकी क्वांटिटी 1। अब मैं करता हूँ क्वांटिटी 2 को सॉल्व, ठीक है। क्वांटिटी 2 को अगर मैं सॉल्व करने जाऊँगा यहाँ पे, तो देखो कैसे होएगी ये। क्वांटिटी 2 में सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ देखते हैं क्या है। Q2 प्रेजेंट एज ऑफ R इज इक्वल टू एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ P एंड Q। तो R बराबर लिख सकता हूँ P + Q/2 भाई, P और Q का एवरेज है। 4 years hence एज ऑफ P इज ट्वाइस एट एज ऑफ Q एट दैट टाइम। 4 years hence मतलब P + 4, ये ट्वाइस है किसके, Q + 4 के, Q की एज के। तो P + 4 बराबर क्या आ गया 2Q + 8, ठीक है। इफ R इज 15 years यंगर देन P, R बराबर कितना हो गया आपका 15 years यंगर देन P, मतलब P - 15 हो जाएगा R। तो P बराबर R + 15 हो जाएगा, P R + 15 आ गया। देन फाइंड एज ऑफ यंगर पर्सन अमंग P Q R, ठीक है। तो P बराबर कितना हो जाएगा 2Q + 4, ठीक है। P बराबर 2Q + 4 आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, Q की वैल्यू कितनी देगी 2Q बराबर P - 4, दैट इज Q बराबर P/2 - 2, ठीक है। डिवाइड कर दिया सिंपली, Q बराबर P/2 - 2 और P बराबर R + 15 भी है, ठीक है। तो R की वैल्यू P - 15, इसको मैं तीनों को इस इक्वेशन में डाल देता हूँ, ठीक। तीनों को इस इक्वेशन में डालूंगा, तो तीनों की वैल्यू मैं कोशिश कर रहा हूँ P के टर्म्स में डाल दूं, Q की भी P के टर्म्स में, R की P के टर्म्स में, और P तो है ही P के टर्म्स में। तो उससे मेरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी कैसे भाई, R की वैल्यू कितनी है P - 15 इज इक्वल टू P + Q की वैल्यू कितनी है P/2 - 2 डिवाइड बाय कितना 2, तो कितना हो जाएगा 2P - 30 बराबर 3P/2 - 2। तो कितना हो जाएगा P/2 बराबर 28, ठीक है। P/2 बराबर 28 हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा 56। R कितना हो जाएगा P - 15, 56 में से 15 के 41, और Q कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा भाई। P/2 कितना हो जाएगा 28 - 2 26। तो यंगर एज कितनी है 56, 41 और 26 में से यंगर पर्सन कौन है 26 वाला, तो ये वैल्यू हो जाएगी 26, ये वैल्यू 28.25। Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना, होनी तो नहीं चाहिए, 1-2 क्वेश्चन में अगर रही है कैलकुलेशन मिस्टेक तो वो बता देना, करेक्ट कर देना, कई बार हो जाती है, इतना सारा एफर्ट लगाते हैं तो यस, दिस वाज योर सेशन, आई होप यू लाइक्ड इट। और अगर किसी को पसंद आया है ये, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चलिए मिलते हैं ट्यूसडे को एक नई DI के साथ में। आज का सेशन रख लिया था,
ताकि आप लोगों को ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं संडे को कवर करा पाऊँ। तो और SBI PO का बैच जिसको ज्वाइन कर सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू सो मच गाइस।